What's up guys, I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्ट्रेलर फैमिली। देखिए कितनी शानदार बात आज यहाँ पर बोली गई है। अगर लाइफ में आप लोग ये सही इंसान है तो आप लोगों को कोशिश नहीं करनी पड़ेगी खुश रहने के लिए कि नहीं यार मुझे खुश रहना है। वो हमेशा आप लोगों को इस तरीके से रखेगा या फिर आप लोग उसको ऐसे रखेंगे, यानी कि एक दूसरे की जो कंपनी होगी वो इतनी अच्छी होगी कि आप लोग हमेशा खुश रहोगे। पर लेकिन अगर उसकी जगह लाइफ में कोई गलत इंसान आ जाए तो आप लोगों को हर टाइम आप लोग इरिटेशन देखने को मिलेगी। तो इसीलिए कोशिश ये करनी है लाइफ में कि जो भी इंसान आप लोग चूज करते हैं उनको काफी अच्छे से देखकर आप लोगों को चूज करना है, ताकि जो लाइफ है आप लोगों को पता ही ना चले कब में निकल जाए। वो नहीं कहा कि आप लोगों ने कई बार देखा होगा यार इतने दिनों से हम लोग दोस्त हैं, पता ही नहीं चला कितना टाइम निकल गया। तो ये तभी फील होता है जब आप लोगों को लगेगा कि हाँ एक सही पर्सन के कांटेक्ट में आप लोग हैं, वरना आप लोग इरिटेट फील करेंगे और एक दिन आप लोग गिनते रहेंगे। तो इसलिए हमेशा कोशिश करो कि अच्छे जो आप लोगों को लगता है थॉट प्रोसीजर के जो पर्सन है उन्हीं को अपनी लाइफ में आप लोग पार्ट बनाइए, और ऐसा करने से आप लोगों की लाइफ भी खुद में खुद इंप्रूव होने लगेगी। वो नहीं कहते, जैसे मैंने आप लोगों को बोला भी था कि इस इंसान को अगर देखना है कि एक इंसान कैसा है, इसके 4 दोस्त को उठा लीजिए, आप लोगों को पता चल जाएगा ये इंसान कैसा है। तो ये फैक्ट है, उसी तरीके की कैटेगरी में आप लोग रहते हैं जिस तरीके का आप लोगों का थॉट प्रोसीजर होता है। तो अगर आप लोग उसको चेंज करना चाहते हैं तो पहले अपनी कैटेगरी चेंज कीजिए, अपने आस पास में प्रोडक्टिव लोगों को रखिए, फालतू की बातें करने वाले लोगों को अपने से थोड़ी डिस्टेंस पर रखिए। ठीक है, तो ये है कुछ बातें, आई होप कि आप लोग इसको लाइफ में जरूर इंप्लीमेंट करोगे। आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर यह लिबियन सी, जाकर इसको मैप में नहीं हारेगा कहां पर ये लोकेटेड है। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। कल मैं आप लोगों के आंसर देख रहा था, कई सारे बच्चे काफी अच्छे से आंसर लिख रहे हैं। इसी तरीके से प्रैक्टिस आप लोग करते रहना है। कुछ शब्द होते हैं जो आप लोगों को, जैसे कि अगर मैं कोई क्वेश्चन आंसर आप लोगों को देता हूं, ठीक है, अगर मान लीजिए वहां पर कोई पर्टिकुलर एक थीम आ गई है, जैसे कि आप लोग मान लीजिए मैंने आप लोगों को 2+2 डायलॉग के बारे में दे दिया कुछ लिखने के लिए, ठीक है, तो वहां पर आप लोग अगर 2+2 डायलॉग जैसे इंडिया और यूएसए के बीच में या फिर मालाबार एक्सरसाइज के बारे में आ गया तो वहां पर आप लोग क्वाड का जिक्र कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसी पर चलते रहना है जो आप लोगों ने आर्टिकल में सुना है। आप लोग उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज है उसकी जितनी सारी डायमेंशन आप लोग कवर कर सकते हैं वो जरूर कवर कीजिए। और अगर नहीं समझ में आ रहा कैसे कवर करनी है तो एक दूसरे का आंसर पढ़कर देखिए। ठीक है, तो आप लोग चीजों को समझने लगेंगे। आइए अब यहां पर देखते हैं क्या क्या चीजें आज हम लोग को डिस्कस करनी है, एक एक कर उसके ऊपर नजर डालते हैं। आप लोगों ने अभी 2+2 डायलॉग के बारे में सुना होगा, तो उसी से रिलेटेड 2 आर्टिकल है यहाँ पर। ये दोनों आर्टिकल इनको कंबाइन कर डिस्कस करूंगा काफी डिटेल में, और यहां से आप लोगों को एक आंसर राइटिंग क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अच्छे से इसको देखेंगे क्या क्या बातें की जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात की जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है, इसकी डेफिनेशन के बारे में, और बेसिकली किस तरीके से चीजें स्टार्टिंग में सही लगती है और आगे चलकर उनसे रिलेटेड सीरियस थ्रेड भी हो सकती है, तो उसको भी हम लोग समझेंगे आखिर ऐसा क्यों बोला जा रहा है। जम्मू एंड कश्मीर में अभी क्या किया गया, एक चेंज किया गया कि आप लोग भी जाकर वहां पर लैंड खरीद सकते हैं। एग्रीकल्चर लैंड नहीं पर लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग लैंड वगैरह खरीद सकते हैं, तो उसी के बारे में एक एनालिसिस किया गया है। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग इसको भी बोल सकते हैं। डिसलेक्सिया ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली तारे जमीन पर मूवी अगर आप लोगों ने देखी होगी तो आप लोग इस चीज को काफी अच्छे से समझ पाएंगे। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसके बारे में डिस्कस करूंगा, आगे आप लोगों को लाइफ में फायदा पहुंचा सकता है, खासकर बच्चों से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो। ये है बिहार इलेक्शन के बारे में, तो इसके बारे में हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने अच्छे से कल वोट दिया होगा, तो इसी तरीके से आप लोगों को लाइफ में एक अच्छा सिटीजन बनने के नाते, एक तरीके से भारतीय नागरिक होने के नाते अपनी कंट्री को एक प्रोडक्टिव साइड में ले जाने वाली पॉलिटिकल पार्टी को आप लोगों को वोट देना है जो आप लोगों के एरिया में अच्छे से काम करती है। ठीक है, वो कोई भी हो सकती है, बीजेपी, कांग्रेस या फिर कोई और दूसरी पार्टी जो भी आप लोगों को सुटेबल लगती है, पर लेकिन हाँ जो भी इंसान ढंग से काम करता है उसके ऊपर फोकस दीजिएगा। ये आर्टिकल जो है इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा यहीं पर ही बताता हूं क्या बात की जा रही है। ये आर्टिकल बेसिकली ये बोल रहा है, जैसे अभी रिसेंटली कई सारे केसेस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, कई सारे जो सोसाइटी में रेप के केस सामने निकल कर आते हैं और ये बड़ी फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं। तो इस टाइम पर हम लोग क्या करते हैं, यानी कि जो सोसाइटी में एक तरीके से जो लोग हैं, एक तो उनके बारे में बाद में बात करूंगा, पहले पुलिस के बारे में बात करते हैं। इन्वेस्टिगेशन करने में काफी ज्यादा टाइम लगा देते हैं, तो अगर टाइम लगा देते हैं तो जो सबूत होते हैं उस टाइम पर उन सबूतों को भी मिटाने की कोशिश की जाती है। जैसे मान लीजिए किसी लड़की के साथ में रेप किया गया, तो उस टाइम पर उसकी बॉडी के अंदर जो भी उस तरीके से जो एक्टिविटी देखने को मिलती है, जो हरकतें देखने को मिलती हैं, तो उस टाइम पर जो स्पर्म वगैरह होते हैं उसके जो भी वहां पर अवशेष बचे होते हैं उनको एक तरीके से लेकर वहां पर सैंपल के तौर पर फिर उसको चेक किया जाता है और फिर पर्सन को आइडेंटिफाई किया जाता है कि हाँ इस पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा ये रेप किया गया है। तो ये यहां पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताया गया कि क्या किया जाता है, नॉर्मली हम लोग इस चीज में काफी डिले कर देते हैं। तो डिले करने की वजह से जो वो चीजें होती हैं एक तरीके से वो कहीं ना कहीं फेड होने लगती हैं, इनके खत्म होने लगती हैं। तो फिर आगे चलकर अगर ये चीजें ऐसे ही प्रोसीजर आगे बढ़ता रहे, हम लोग इस इन्वेस्टिगेशन को सही डायरेक्शन में लेकर न चलें, तो 96 आर के बाद में जो एविडेंस है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से खत्म होने लगेंगे। यानी कि एक तरीके से 96 घंटे से पहले आप लोग को वो जो वहां पर जो भी एक तरीके से
जो एक तरीके से एविडेंस है उनको कलेक्ट करना होता है। इसके बाद में जो यहां पर इस तरीके केसेस आते हैं उनमें ये सारी चीजें आप लोग ढंग से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे अगर आप लोग डिले करेंगे। तो यहां पे बताने की कोशिश क्या की जा रही है, बताने की कोशिश सीधा ये की जा रही है कि जो भी इस तरीके के केसेस होते हैं उनमें प्रॉपर वे में आप लोगों को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। कई बार तो एफआईआर होने में ही इतना डिले हो जाता है, 3-4 दिन वैसे ही निकल जाते हैं, तो इसकी वजह से जो एग्जैक्ट पर्सन है उस तक चीजें नहीं पहुंच पाती है। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है कि इस चीज को थोड़ा सा एक तरीके से फास्ट फॉरवर्ड किया जाए। देखिए हमारी कंट्री में कई बार सजेशन दिया जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर बनाने वाले जो लोग हैं वो अलग होने चाहिए और इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग अलग होने चाहिए। आज के दिन में अगर पुलिस के बारे में बात करें, वही तो इन्वेस्टिगेशन करती है, वही लॉ एंड ऑर्डर बनाती है, यानी कि अगर कहीं पर लड़ाई झगड़ा हो गया वही पहुंचेगी, और कहीं पर कोई डेथ होगी वहां पर इन्वेस्टिगेशन या फिर सबूत को कलेक्ट करने का काम भी वही करेंगे। तो ये सही तरीका नहीं है। इसी के बारे में कई बार सेशन दिया जाता है कि ये दोनों कम से कम जो विंग है वो अलग अलग होनी चाहिए। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी कंट्री में जो चीजें देखने को मिल रही हैं तो उनको हम लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के बारे में यहाँ पर आर्टिकल में ये बातें की जा रही है। तो सिस्टम को थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम कई सारी देखने को मिलती है। फिर एट द एंड ऑफ द डे हम लोग को जो बेसिकली सबूत मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है। यूएसए के इलेक्शन के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे। ये यहां पर जो बात की जा रही है ये कार्टून आप लोगों के सामने है। इस कार्टून में यहां पर ये इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, यहां पर आर्मी है, यहां पर पुलिस है और यहां पर बिलाल भुट्टो और यहां पर नवाज शरीफ ये यहां पर दिखाए गए हैं। तो एक तरीके से आर्मी और पुलिस एक तरीके से बीच में जो है वो दिखाया गया है कि एक तरीके से टक्कर हो रखी है यहां पर, ठीक है। तो ये इशू अभी यहां पर देखने को मिला है पाकिस्तान के अंदर। तो इसके ऊपर आप लोग 40 से 50 शब्द लिखने की कोशिश कर सकते हैं, जिसको आप लोग पिक्चर परसेप्शन टेस्ट भी बोल सकते हैं। यानी कि इस पिक्चर को देखकर आप लोगों का क्या परसेप्शन है वो आप लोगों का टेस्ट है यहां पर, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा, इससे आप लोग अच्छे से आप लोग अपने आप को इंप्रूव कर पाएंगे आंसर राइटिंग के फील्ड में भी। पहले डिटेल में यहां पर इन दो आर्टिकल को एक साथ हम लोग डिस्कस करेंगे यहां पर, जो कि 2+2 डायलॉग के बारे में है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए यहां पर क्वेश्चन बन जाता है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और इनडायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। बात की जा रही है कि जब भी आप लोग यूएसए के साथ में टाई के बारे में बात करते हैं तो जो चाइना के साथ में हमारा डिस्प्यूट है उसमें यूएसए का इंटरफेयर न होने दे, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कई बार इंडिया और चाइना एक बात बोलते हुए नजर आते हैं कि हमारा जो भी चीजें हैं वो बायलेटरल है, हम किसी बाहर की कंट्री को नहीं चाहते कि वो इसके अंदर इंटरफियर करें। तो 2+2 डायलॉग के ड्यूरेशन में वो एक कहीं ना कहीं झलक देखने को मिली, तो उसी के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन है जो कि आप लोग को अटेम्प्ट करना है। देखिए कई सारे बच्चे पूछते हैं कि क्वेश्चन आंसर कहां पर करना है, तो अगर कोई कमेंट में ऐसा पूछता है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग रिप्लाई कर दिया करो, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं कि सर को सारे जो क्वेश्चन है उनके रिप्लाई में कर पाऊं। बाकी जिसको लगता है कोई भी डाउट है तो वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें सारे लिंक आप लोगों को दिए रखे हैं, तो आप लोग वहां पर जाकर मेरे फेसबुक अकाउंट पर या फेसबुक ग्रुप पर, मेरे साथ इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह आप लोग जुड़ सकते हैं जहां पर भी आप लोगों को सुटेबल लगता है, ठीक है। तो एक बार वीडियो के नीचे आप लोग घूम लिया कीजिए। अगर ट्विटर के बारे में हम लोग बात करें तो हमारी कंट्री के जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उनके द्वारा बोला गया कि उनके द्वारा अभी 2+2 डायलॉग में यहां पर डिस्कस की गई काफी कुछ चीजें, और यहां पर BECA ये साइन किया गया। इसके पहले यहां पर लिमोवा और इसी के साथ कोमकासा ये भी साइन किए जा चुके हैं इंडिया और यूएसए के बीच में। तो इसी के बारे में हम लोग यहां पर समझेंगे आखिर ये यहां पर अब नया क्या एग्रीमेंट हुआ है और क्या क्या चीजें हैं, अगर इनके बारे में हम लोग डिटेल में समझते हैं तो इसको समझने के लिए पहले मैं आप लोगों को 2+2 डायलॉग के बारे में बताता हूं, उसके बाद में फिर आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। 2+2 डायलॉग इसका मतलब होता है कि 2 और 2 यानी कि 2 और 2 4, ठीक है। यानी कि 4 आदमी मिलकर यहां पर बात करेंगे। वो 4 आदमी कौन होंगे? तो डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के और डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर यूएसए के, ये मिलकर जब बैठेंगे यहां पर तो यहां पर बात करेंगे, तो इसको 2+2 डायलॉग बोलेंगे। यानी कि दोनों कंट्री की 2-2 मिनिस्ट्री यहां पर होगी। इसमें जो सेक्रेटरी हैं वो भी हो सकते हैं जो कि दोनों कंट्री के, तो यहां भी इस तरीके से मिल सकते हैं। अगर 2+2 मिनिस्ट्रियल जो मीटिंग हो रही है हाई लेवल की, ये एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगी कि हाईएस्ट लेवल ऑफ ये कनेक्टिविटी है दो कंट्री के बीच में जो यहां पर देखने को मिलती है। इंडिया ने इस तरीके की जो टॉक है यहां पर, ये ऑस्ट्रेलिया के साथ भी जो फॉरेन सेक्रेटरी जो डिफेंस सेक्रेटरी की बात देखने को मिलती है, और यूएसए के साथ और जापान के साथ यहां पर आप लोग देख ही रहे हैं मिनिस्ट्रियल लेवल पर नजर आती है। यानी कि इस तरीके की बातें जो है इंडिया यूएसए जापान के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी यहां पर करता है। अगर आप लोगों से यहां पर बात करूं, ये यहां पर जो पहला यहां पर ये जो अभी रिसेंटली 2+2 डायलॉग हुआ था, ये कहां पर हुआ था? ये हुआ था 2018 में न्यू दिल्ली में। दूसरा जो हुआ यहां पर ये वॉशिंगटन में हुआ 2019 में, और तीसरा जो हुआ ये वॉशिंगटन में हुआ 2020 में। ये वॉशिंगटन जानबूझ के यहां पर लिखा गया क्योंकि ये वॉशिंगटन नहीं है। रीजन क्या था लिखने का? रीजन ये था क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये वॉशिंगटन नहीं है, ये हमारी कंट्री में हुआ है अब की बार, ठीक है। तो देखिए कई बार ऐसी चीजें होती हैं
कि आप लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो यहां पर जानबूझकर इसलिए लिखा मैंने ये, मैं एक बार तो यहां पर न्यू दिल्ली लिख दिया था, पर फिर मैंने इसको वॉशिंगटन ही लिखा जानबूझकर, क्योंकि ये अब की बार का जो 2+2 डायलॉग है ना काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसकी क्यों है? इंपॉर्टेंस के कई सारे रीजन से हैं। एक तो ये यूएसए के इलेक्शन के जस्ट पहले हो रहा है, तो इसलिए आप लोगों से क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं। दूसरा, यहां पर आप लोगों को पता है कि क्वाड ग्रुप जो है उसमें इंडिया और जो यूएसए मिलकर काम कर रहे हैं, तो उसके चलते भी यहां पर 2+2 डायलॉग उसके बैकग्राउंड को देखता हुआ नजर आता है कि हाँ उसमें एक और नया एंगल जुड़ रहा है डिफेंस का भी, अगर हम लोग क्वाड की बात करें तो ये इस तरीके के डायलॉग चारों कंट्री के बीच में देखने को मिलते हैं, तो ये भी नजर आता है। इसी के साथ में इंडिया और चाइना के जैसे रिलेशन है उसको ध्यान में रखते हुए अगर किसी कंट्री के साथ में डिफेंस के साथ में हम लोग आगे जाते हैं तो उसके चलते भी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कई सारे रीजन की वजह से यहां पर आप लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये 2+2 डायलॉग, पहला न्यू दिल्ली में, दूसरा वॉशिंगटन में और तीसरा फिर से ये इंडिया में यानी कि न्यू दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिला है। तो यूएसए भी ऐसी मिनिस्ट्रियल जो कॉन्फ्रेंस है वो ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ करता है। यानी कि अगर मोटे मोटे तौर पर मैं आप लोगों को यहां पर बोलूं, इंडिया जो है यहां पर यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ में इस तरीके के डायलॉग करता है। यानी कि तीनों कंट्री के साथ में यहां पर इंडिया के ऐसे डायलॉग आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यूएसए के भी ऐसे डायलॉग आप लोगों को यहां पर इन कंट्री के साथ में देखने को मिलते हैं। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है कि इस तरीके से अगर मिलकर ये काम करें तो कहीं ना कहीं जो चाइना है उसको टैकल करने की कोशिश की जा रही है, चाइना का जो एग्रेशन है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये बातें हम लोग खुलकर सबके सामने नहीं बोलते हैं क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है, हमारे साथ में दिक्कत हो जाएगी, पर लेकिन यूएसए के जो प्रेसिडेंट है या फिर यूएसए के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं या यूएसए के जो लीडर हैं इस बात को बड़े फ्रीक्वेंटली बोलते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से चाइना को टैकल करना चाहते हैं। और खासकर जो चाइना से डरती हैं ये कंट्री आसपास वाले रीजन में, तो उनको भी चाहते हैं कि वो ये समझे कि यूएसए उनके साथ में खड़ा हुआ है और चाइना का एक तरीके जो दबदबा है उसको कम करने की कोशिश इनके द्वारा की जाती है। तो इसी के चलते यहां पर जब भी हम लोग बात करें तो ये 4 कंट्री रिसेंटली अभी काफी न्यूज में है, क्वाड की वजह से, यहां पर 2+2 डायलॉग की वजह से, मालाबार एक्साइज की वजह से, तो ये सारी कंट्री जो है आप लोगों को न्यूज में नजर आएंगी। तो इन कंट्री के बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रखेगा, अगर कुछ लिखने के लिए आता है तो आप लोग इन चीजों को वहां पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों के सामने 2+2 डायलॉग। जब पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करेंगे तो यहां पर न्यू दिल्ली लिखा मिलेगा, टेंशन मत लीजिएगा, पीडीएफ में आप लोगों को यहां पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक यहां पर जानते हैं क्या क्या चीजें भी देखने को मिली है। 2+2 डायलॉग जो इंडिया और यूएसए के यहां पर देखने को मिला वो जस्ट लगभग एक हफ्ता पहले जो यूएसए के इलेक्शन होने वाले हैं उससे एक हफ्ता पहले यहां पर देखने को मिला। तो 2+2 डायलॉग में जो काफी लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ था, जिसको यहां पर BECA बोलते हैं, बीका, इसको बोलते हैं बेसिक एक्सचेंज ऑफ कोऑपरेशन एग्रीमेंट, तो ये यहां पर इंडिया और यूएसए के बीच में साइन किया गया। ये जियो स्पेशल कोऑपरेशन यहां पर देखने को मिलेगा। आखिर जियो स्पेशल कोऑपरेशन क्या होता है इसके बारे में आप लोगों से भी थोड़ा सा डिटेल में आगे बातें करूंगा। पहले यहां पर समझते हैं, एक तो ये अभी यहां पर साइन हुआ, इसी के साथ में यहां पर डिफेंस फील्ड में इंडिया और जो यूएसए काफी काम करने वाले हैं और साइड बाय साइड कई सारी चीजें और देखने को मिली। हेल्थ और कोविड-19 को टैकल करने के लिए कोऑपरेशन दोनों कंट्री का देखने को मिलेगा। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने की बात की जा रही है। इसका मतलब ये होता है कि एक तरीके से अगर कल को कोई दिक्कत होती है तो यहां पर पेट्रोलियम जो रिजर्व है वो इकट्ठा करके रखना है ताकि अगर टाइम पड़े तो उस टाइम पर इसको यूज करा जा सके। रिन्यूएबल एनर्जी में फोकस करेंगे, स्पेस वाले फील्ड में दोनों फोकस करेंगे, साइबर स्पेस में फोकस करेंगे, काउंटर टेररिज्म यानी कि जो टेररिस्ट आतंकवाद की एक्टिविटी होती है उनको देखेंगे, नार्कोटिक को काउंटर करने की कोशिश करेंगे, इलीगल ड्रग का जो व्यापार होता है उसको रोकने की कोशिश करेंगे। तो ये फील्ड है जिसमें ये दोनों कंट्री जो है इनके द्वारा मिलकर काम किया जाएगा। अगर यहां पर बात करें ज्वाइंट स्टेटमेंट दोनों कंट्री के द्वारा दी गई, खासकर अगर बात करें तो पाकिस्तान के बारे में अगर आप आज के डेट में आप लोग देखिए तो पाकिस्तान को बोला गया कि इमीडिएट, सस्टेन और इरिवर्सिबल एक्शन उसको करना है, यानी कि तत्काल, निरंतर और अपरिवर्तनीय कार्रवाई यहां पर करनी है जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मतलब क्या है? आज की डेट में अगर हमारी कंट्री में कोई भी अटैक होता है तो पाकिस्तान की साइड से यहां पर उसको सपोर्ट किया जाता है। जो भी आतंकवादी पाकिस्तान में है वो हमारी कंट्री में अलग अलग एरिया में जाकर वो ब्लास्ट कराते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा है कि हमारी कंट्री में से मुंबई में भी कुछ दिनों पहले और अलग अलग एरिया में कई सारी ऐसी हरकतें देखने को मिली थी। तो ये पाकिस्तान की जो जमीन है उसको टेररिज्म के लिए यहां पर यूज किया जाता है, यूज के एक तरीके से मिसयूज किया जाता है। तो उस टाइम पर यहां पर ये दूसरी कंट्री को ये बोलना पड़ता है कि भैया अपनी जमीन को ऐसे यूज नहीं करने देना है। तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है कि पाकिस्तान को ये सारी चीजें सुधारनी पड़ेगी। तो दोनों कंट्री ने ज्वाइंट स्टेटमेंट इसमें बोला। इसी के साथ में यहां पर बोला कि मुंबई में जो टेरर अटैक किया गया था या फिर उरी में जो अटैक हुआ था, पठानकोट में जो अटैक हुआ था, ये सारी चीजें जो यहां पर एक टाइम पर ये पाकिस्तान के द्वारा हरकतें की गई हैं। तो जिन टेररिस्ट जो आतंकवादियों के द्वारा ये हरकतें की गई हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो कार्रवाई चल रही है उसको थोड़ा सा फास्ट ट्रैक मोड में इनको लाना चाहिए। हालांकि ये बोलने वाली बात है, कोई सुनने वाला नहीं है,
क्योंकि सब अपनी कंट्री को अपने हिसाब से लेकर चलते हैं। ये सब एक तरीके से स्टेटमेंट देने वाली बात होती है। तो यूएसए ने हमारे साथ में मिलकर यहां पर स्टेटमेंट दी इस तरीके से। जो यहां पर ट्रंप के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, वो चाइना को काफी अच्छे से टैकल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब तक आप लोगों ने देखा चाइना के साथ में ट्रेड वॉर चल रही थी। तो ट्रेड वॉर के चलते यहां पर ये चाह रहे हैं कि चाइना को जो है सप्रेस किया जाए और अपना दबदबा बनाकर रखा जाए। और डोनाल्ड ट्रंप इस पर काफी फोकस इसलिए भी देते हैं क्योंकि वो खुद एक बैकग्राउंड से बिजनेसमैन है। तो उनके द्वारा यहां पर कई बार ऐसी स्टेटमेंट दी जाती है कि चाइना जो है वो एक तरीके से दुनिया में अपनी ताकत को बल पर जो दूसरी कंट्री है उनको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी के बारे में अगर बात करें, उसका भी हनन करता हुआ चाइना नजर आते हैं। पर्टिकुलर एरिया में बोलता है ये सारा एरिया मेरा है, दूसरी कंट्री के जो हक है उसको छीनता हुआ नजर आते हैं। तो यूएसए के जो स्टेट सेक्रेटरी हैं मैक पेम्पियो, उनके द्वारा भी यहां पर बोला गया साफ साफ, ये पहले से ये शब्द इस तरीके के यूज कर रहे हैं कि आज की डेट में अगर ये बात करें को एक तरीके से काउंटर करने की बात करें, जो चाइनीज जो कम्युनिस्ट पार्टी है यानी कि सीसीपी जो है उसको काउंटर करने की कोशिश करें। इसी के साथ में यूएस इंडो पैसिफिक जो पॉलिसी है उसके ऊपर फोकस देकर चल रहे हैं। और इंडिया को भी ये कोशिश कर रहे थे कि इंडिया भी जो है यहां पर इस रेफरेंस में यहां पर अपनी स्टेटमेंट दे, क्योंकि इंडिया के खिलाफ काफी ज्यादा एग्रेशन चाइना का देखने को मिल रहा है। जब हम लोग बात करें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अगर आप लोग देखिएगा तो यहां पर आप लोग देखिए कि ये पर्टिकुलर जो रीजन होंगे यहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि एक्साइज चेंज वाला रीजन चाइना के कंट्रोल में है। तो यहां पर अभी काफी ज्यादा झड़प इंडिया और चाइना के बीच में देखने को मिली। तो इस तरीके से अगर देखिए तो चाइना जो है हमारे लिए भी उल्टी सीधी हरकतें करता है, तो इसको टैकल करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर जो चाइना के चलते यहां पर हमारी कंट्री के जो कई सारे सोल्जर भी यहां पर उनकी जान गई। तो ये सारी चीजें अभी इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है वो सबसे लो लेवल पर दिखा रहे हैं। अगर बात करें इंडिया में तो ये विजिट करने आए हैं, इसी के साथ में यहां पर ये कोलंबो और माले पहुंचे यहां पर, इसी के साथ में ये इंडोनेशिया भी जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो मैक पोम्पियो है यहां पर ये कई कंट्री का एक तरीके से जो अपना टारगेट रखते हुए पहुंचे थे यहां पर, पहले इंडिया फिर कोलंबो माले और इसी के साथ में इंडोनेशिया। तो ये कंट्री की यहां पर विजिट करने वाले, तो जहां पर भी ये जा रहे हैं हर जगह जाकर यही बात बोल रहे हैं कि चाइना को टैकल करना है। चाइना एक गलत कंट्री है, इस तरीके से जो हरकतें करती है एक तरीके से वॉयलेशन करती है सोवरेनिटी का, यानी कि संप्रभुता का ये उल्लंघन करती है। इसका मतलब क्या है कि जिस एरिया में दूसरी कंट्री का भी हक है उस एरिया को बोलता है वो सारा एरिया मेरा है। तो ये सही तरीका नहीं है। लॉलेसनेस यानी कि एक तरीके से एक बात की जा रही है, अराजकता चाइना की देखने को मिलती है लैंड और सी दोनों के ऊपर, यानी कि बोलता है कि बस मैं ही हूं जो हूं और कोई नहीं है। तो इस तरीके की हरकतें भी चाइना करता हुआ नजर आता है। अगर बात करें इंडिया के बारे में, अगर बात करें इंडिया की और यूएसए की ऑफिशियल बायलैटरल रिलेशन के बारे में, तो उसके बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहां पर देखने को मिल रही है, जो मैंने अभी बताया, तो ये इलेक्शन से पहले हो रहा है। अगर कल को यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हार जाते हैं और दूसरे लीडर यहां पर जीत कर आते हैं, तो तब हम लोग क्या करेंगे? तो इसलिए हमारी कंट्री के जो लोग हैं वो कोताही बरत रहे हैं, थोड़ी सी इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि एक तरीके से जो एग्रीमेंट यहां पर साइन किया जा रहा है, यूएसए यहां पर यह बोल रहा है कि जो बीका का एग्रीमेंट यहां पर साइन किया गया, डिफेंस और स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखते हुए, रक्षा और यहां पर सामरिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए, ये इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। इसका जो 3 नवंबर को इलेक्शन होने का जो रिजल्ट आने वाला है उससे इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं बढ़ेगा, ये रिगार्डलेस आगे बढ़ेगा। ऐसी बात यहां पर यूएसए के जो ऑफिशियल है वो बोल रहे हैं। पर लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप चुनकर आए उनके द्वारा सारी चीजें उल्टी कर दी गई, जब यहां पर प्रेसिडेंट बराक ओबामा के द्वारा जो चीजें स्टेब्लिश की गई थी। तो इसलिए इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आगे जो लीडर चुनकर आएंगे वो डोनाल्ड ट्रंप के नक्शे कदम पर चलेंगे। यूएसए के द्वारा अगर बात करें यहां पर कई सारी एक तरीके से वेलकमिंग जो स्टेप यहां पर देखने को मिले, वो थी कि आज के डेट में अगर कमिटमेंट के बारे में बात करें चाइना को टैकल करने के लिए, पर लेकिन इंडिया इस बात पर थोड़ा सा एक तरीके से उन्हें कहते हैं कि फूंक फूंक कर कदम रखना है, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में जो एलएसी पर चल रहा है वो बायलैटरल इशू है। अगर हम लोग इसमें इंटरफेरेंस करा लेते हैं यहां पर एक तरीके से यूएसए का, तो ये हमारे रिलेशन को और ज्यादा खराब करने वाली बात होगी। इसलिए हम लोग कभी भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी जो हरकतें चलती हैं, डोनाल्ड ट्रंप कई बार बोलते हैं कि मैं आकर आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उनका सॉल्यूशन निकाल सकता हूं, पर लेकिन इंडिया जो है वो हमेशा इसको मना कर देता है। इंडिया बोलता है कि नहीं, जो चल रहा है सही चल रहा है, आपकी जरूरत नहीं है हमको। तो इंडिया हमेशा इस तरीके से रिप्लाई करता हुआ नजर आता है। तो ये एक्टिविटी आप लोगों ने कई बार देखी है, कई बार समझी है। तो इस तरीके से अगर आप लोग इनको देखेगा तो इंडिया हमेशा कोशिश करता है कि जो बायलैटरल इशू है, यानी कि बायलैटरल का मतलब 2 कंट्री के बीच में जो इशू है, तो उनको आपस में ही सुलझा लिया जाए, किसी तीसरी कंट्री की हेल्प न लगे। थोड़ा सा मैं आप लोगों को जो बेसिक इंफॉर्मेशन यहां पर देता हूं, जिसके बारे में बात की जा रही है, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो यहां साइन किया गया यूएसए के साथ में। ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एक जियो स्पेशल यानी कि भू स्थानीय डेटा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये अगर कल को हम लोगों को कोई मिसाइल जो है किसी कंट्री के लिए टारगेट करनी है, तो एक तरीके से जो सटीक हमला हम लोग कर पाएंगे, तो उसके जो डेटा प्रोवाइड कराएंगे सैटेलाइट की हेल्प से यूएसए के, या फिर यूएसए के जो अनमैन्ड एयर व्हीकल है यूएई जिसको आप लोग बोलते हैं, या फिर जो सैनिक
प्रशिक्षण देने वाले एयरक्राफ्ट हैं उनसे हम लोग यहां पर एक तरीके से अपना कॉन्टैक्ट कर एक सही अपना डिसीजन लेकर सही स्टिक तरीके से हम लोग एक तरीके से अटैक कर पाएंगे, एक्यूरेसी हमारे अटैक की देखने को मिलेगी। पता चला हम लोगों ने मिसाइल छोड़ी किसी एक कंट्री के ऊपर और फिर वो जा पड़ी दूसरी कंट्री के ऊपर, तो काफी ज्यादा एक दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बेसिक एग्रीमेंट जो है बहुत ज्यादा फायदा हम लोगों को पहुंचाने वाला है इस पर्टिकुलर एरिया में। अगर बात करें इंडिया और यूएसए की पिछले कुछ टाइम में, तो कई सारे कम्युनिकेशन एग्रीमेंट हमारी कंट्री में देखने को मिले हैं। जैसे कि यहां पर बात करें, ये है यहां पर जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है किन दो कंट्री के बीच में, इंडिया और यूएसए के। लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जिसको आप लोगों ने अभी देखा, इसको लिमोआ के नाम से हम लोगों ने जाना। कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये भी हम लोगों ने अभी देखा, तो इसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा सा एक अभी यहां पर ओवरव्यू अभी आप लोगों को यहां पर बताऊंगा कि ये एग्रीमेंट भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। यहां पर अगर बात करें इंडिया और यूएसए के बीच में, तो ये जो एग्रीमेंट है इनके बारे में हम लोगों ने बात की। इसी के साथ में और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज के बारे में। याद रखिएगा, इंडिया और यूएसए के बीच में ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, जिसमें टाइगर ट्रंप के नाम से जिसको जाना जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा। तो यहां पर ट्राई सर्विस का मतलब एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों मिलकर पार्टिसिपेट कर रही है, हमारी भी और यूएसए की भी। और ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है, यानी कि अगर कल को सुनामी आती है, कहीं पर कोई बाढ़ आती है, कोई इस तरह की हरकतें होती हैं, तो वहां पर हम लोग इस एक्सरसाइज का यूज कर पाएंगे। तो ये एक अच्छा प्रशिक्षण देने वाला एक तरीका है। अगर बात करें कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि सीडीआरआई के बारे में, इसका मतलब यह है कि यूएन क्लाइमेट जो एक्शन समिट है उसमें जो न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया था, तो इंडिया में इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। यूएसए ने भी इसको ज्वाइन कर लिया है कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अगर कोई एक्टिविटी होती है ऐसी, तो यहां पर मिलकर काम कर पाएंगे। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में बात करें, आप लोगों को पता है कि पानी की कमी के बारे में कई बार न्यूज में आप लोगों को चीजें देखने को मिलती है। तो यहां पर जल शक्ति मिनिस्ट्री जो हमारी कंट्री की है और यूएसए की जो जियोलॉजिकल सर्वे है, ये मिलकर काम करेंगे ताकि वाटर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको ढंग से इंप्रूव किया जा सके और लोगों तक प्रॉपर पानी को पहुंचाया जा सके। तो ये भी इंपॉर्टेंट यहां पर इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है, इनको यूज कर सकते हैं आप लोग। ये जो फर्स्ट वाला मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैं आप लोगों से बातें करता हूं। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से ऐसे बन सकते हैं यहां पर। यह इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स यानी कि आईएसए। अगर बात करें यहां पर आईएसए जो है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, ये प्रोवाइड करेगा एक फ्रेमवर्क ताकि जो मिलिट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है इंडिया और यूएसए के बीच में, वो यहां पर इनके बीच में एक्सचेंज किया जा सके। इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पर कोई प्राइवेट प्लेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, दोनों कंट्री की गवर्नमेंट यहां पर पार्टिसिपेट करेगी। तो इससे जो डेटा होगा वो ज्यादा सिक्योर यहां पर रख पाएंगे। और खासकर अगर हमको डिफेंस सेक्टर में हेल्प चाहिए, तो यूएसए मेक इन इंडिया में काफी बड़ा हेल्प हमारा कर सकते हैं, क्योंकि डिफेंस सप्लाई के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो यूएसए वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डिफेंस सप्लाई करता है, दूसरे नंबर पर रशिया सप्लाई करता है, और इंडिया वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा हथियार या फिर डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट खरीदने वाला कंट्री है आफ्टर सऊदी अरेबिया। तो इसलिए हमारी कंट्री में जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है, आत्मनिर्भर भारत जो अभियान है, उसमें ये काफी बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। टू डिफेंस जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमारी कंट्री में भी बनाए जा रहे हैं, एक उत्तर प्रदेश और दूसरा तमिलनाडु में, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो सकते हैं। तो इसमें भी यूएसए काफी बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो एक तरीके से हमारी कंट्री में डिफेंस से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिससे दूसरी कंट्री के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंसी है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। ये हो गई अच्छी बातें। कुछ बातें आप लोगों को ऐसी देखने को मिलेगी जिसमें हमारे जो रिलेशन है वो फिर भी क्लियर नहीं है। जैसे 2+2 डायलॉग होने के बाद भी कई सारे इश्यू ऐसे हैं, जैसे ऑयल इंपोर्ट के बारे में बात करते हैं ईरान से। यूएसए हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाकर रखता है कि हम लोग ईरान से ऑयल इंपोर्ट न करें। तो हम लोग एक सोवरन कंट्री है, ऐसे डिसीजन हम लोग अपने आप ले सकते हैं, पर फिर भी कई सारे फायदे यूएसए से हमारे हैं, तो इसलिए ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रेशर में आ जाते हैं। H1B वीजा के बारे में अगर बात करें, तो यूएसए कई बार यहां पर H1B वीजा के बारे में बात करते हैं और यहां पर सस्पेंड भी रखने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि ज्यादा लोग जो है यहां पर इंडिया से न पहुंचे। तो इसलिए यहां पर ये जो वीजा है ये भी काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, जो खासकर इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया की जो टाई है रशिया को लेकर, उस पर भी यूएसए कई बार कमेंट करता है। इवन S-400 जो कि एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो हम लोगों ने रशिया से खरीदा, इसमें यूएसए ये बोला था कि इसको मत खरीदो, और इसके चलते इसने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाने की भी बात की, जिसको बोला गया यूएसए काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट, यानी कि यहां से जिसको ये काटसा के नाम से जिसको आप लोग बोलते हैं यहां पर, ये काटसा बेसिकली एक ऐसा लॉ है कि जिस कंट्री के साथ में यूएसए के रिलेशन अच्छे नहीं है, अगर कोई पार्टनर कंट्री उस कंट्री के साथ में रिलेशन बनाने की कोशिश करती है, तो यूएसए उसके ऊपर सैंक्शन लगा सकता है। तो ये बातें आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब जो हैं, उनके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं,
तो हम लोग ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी कि मैक पेम्पियो के द्वारा जो भी स्टेटमेंट चाइना के लिए दी गई, उल्टी सीधी स्टेटमेंट, हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने बड़ी ही एक तरीके शांत स्वभाव में उसमें एक भी स्टेटमेंट में यहां पर यूएसए को एक तरीके से रेस्पॉन्ड नहीं किया। यानी कि आप लोगों को पता है कि कल को हमारी कंट्री के साथ में चाइना के रिलेशन कैसे रहेंगे, उसमें अगर बिगड़ते हैं तो यूएसए अगर कुछ नहीं करने वाला है, तो इस तरीके से जो भी परेशानी है, जो खतरे हैं चाइना से रिलेटेड, हमारे पड़ोसियों से रिलेटेड, वो हम लोग को अपने आप टैकल करने हैं। इस तरीके से अगर कोई इंटरफेरेंस होगा तो कल को चल के यहां पर एक बात बोल रहे हैं, परसों चलकर ये और सजेशन देने लगेंगे। यानी कि पर्सन अगर कोई आप लोगों की लाइफ में, आप लोगों के आसपास में कोई पर्सन है, उसको अपनी लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर मत करने दो। आज आप लोगों को कुछ एक बात बोलेगा, परसों फिर दूसरी बात बोलेगा, तीसरी बात बोलेगा, तो एक दिन वो करने लगेगा कि आप लोग उसके हिसाब से ही काम करो। अगर उसके हिसाब से काम नहीं करोगे तो वो इरिटेट होने लगेगा, आप लोगों से झगड़ने लगेगा। तो ये हरकतें आप लोग सामने वाले को कितना हक देते हैं उसके ऊपर डिपेंड होती है। तो इसीलिए कोशिश ये करनी है कि आप लोगों को अपनी लाइफ जो है, अपने डिसीजन जो है वो इंडिपेंडेंट रखने। इससे क्या रहेगा, आप लोग जान पाएंगे क्या सही है क्या गलत है, वरना अपनी लाइफ दूसरों के हिसाब से चलकर आप लोग दूसरों की जिंदगी जीते हुए नजर आएंगे, खुद की लाइफ में आप लोगों का इंटरेस्ट खत्म होता हुआ नजर आएगा। तो ये जरूरी है कि अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन लिए जाएं। तो इसीलिए इंडियन जो है यहां पर, जो खासकर गवर्नमेंट है, उन्होंने यहां पर कहीं ना कहीं यूएसए की जो स्टेटमेंट आ रही है चाइना को लेकर, उसको प्रॉपर वे में रेस्पॉन्ड नहीं किया है। हमने शांति बनाकर रखी है, जो कि एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। उसका रीजन मैं आप लोगों को यहां पर बताता हूं। आज के दिन में हम लोगों ने मान लीजिए चाइना के खिलाफ स्टेटमेंट दे दी, तो यूएसए एक हद तक ही चाइना के खिलाफ जा सकता है, उससे फालतू चाइना के खिलाफ नहीं जाएगा। रीजन क्या है? रीजन अगर बायलैटरल एनुअल ट्रेड के बारे में आप लोगों से बात करूं 2018-19 के, तो इंडिया और यूएसए के बीच में ओनली 87 बिलियन आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन जो चाइना और यूएसए के बीच में वो 737 के करीब आप लोगों को बिलियन यहां पर नजर आएगा। हमसे कईयों गुना ज्यादा यहां पर चाइना का ट्रेड है इसके साथ में। ऑस्ट्रेलिया के साथ में हमारा 30 बिलियन के करीब है, पर लेकिन ऑस्ट्रेलिया का चाइना के साथ में 252 बिलियन के करीब है। ठीक है, इस तरीके से जापान के साथ में हमारा 17 बिलियन के करीब है, 353 बिलियन के करीब है यहां पर चाइना के साथ में जापान का। तो ये वो सारी कंट्री हैं जो कि आज के दिन में हमारे साथ में मिलकर काम करती हैं, पर लेकिन चाइना के साथ में इनका ह्यूज ट्रेड आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसलिए हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये कंट्री एक हद तक ही चाइना के खिलाफ जा सकती है। अगर आप लोग यहां पर इनको प्रॉपर वे में हैंडल नहीं कर पाते तो फिर दिक्कत आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी। यानी कि एक तरीके से समझना पड़ेगा कि कल को ये चाइना के एक तरीके से, यानी कि कुछ भी आप लोग बोलो चाइना के खिलाफ जाकर करेंगे, तो ये चीजें आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्वाड ग्रुप में भी इसलिए इंडिया जो है वो फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। हमेशा इंडिया ये बोलता है कि चाइना को टैकल करने के लिए नहीं है। संग्रीला डायलॉग जब देखने को मिला था सिंगापुर में, हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई कि क्वाड ग्रुप जो है वो एक तरीके से सहयोग करने का ग्रुप है, ना कि किसी को टैकल करने का, अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसका सोल्यूशन निकालने का ग्रुप है। तो ये सारी चीजें आप लोग कंबाइन कर आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, अगर कोई आंसर लिखने के लिए आता है तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। तो टोटल मिलाकर 2 आर्टिकल हम लोगों ने यहां पर इसमें कवर कर लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो यहां पर बात कर रहा है आप लोगों के सामने, ये बात कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। आप लोगों को पता है यहां पर 2019 में हमारी कंट्री में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के अंदर चेंज किया गया, जिसके चलते हमारी कंट्री में जो स्पेशल दर्जा है जम्मू एंड कश्मीर का वो हटा दिया गया। तो इसके चलते कई सारी चीजें थी कि हाँ जम्मू कश्मीर का स्पेशल दर्जा हटाया जाएगा। तो अब तक वहां पर ये रूल और प्रोविजन है कि आप लोग यहां से जाकर वहां पर लैंड नहीं खरीद सकते। इसी के चलते कई सारे नॉर्थ ईस्ट एरिया में भी आप लोगों को चीज देखने को मिलती है। आर्टिकल 371 के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो कई सारे नॉर्थ ईस्ट के एरिया भी इसमें कवर होते हैं। वो भी ऐसे प्रोविजन करके रखते हैं कि ताकि बाहर का जो पर्सन है वो यहाँ पर आकर उल्टी सीधी हरकतें न करें। तो इसी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में भी चीजें देखने को मिलती थी। पर लेकिन जैसे ही आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के अंदर चेंज किया गया तो कई सारे और भी आगे चेंज निकल कर आए। तो उन्हीं चेंजेस के बारे में बात की जा रही है। अभी हमारी कंट्री के द्वारा 26 अक्टूबर को यहां पर एक लॉ चेंज किया गया जो कि लैंड से रिलेटेड था। क्या था लॉ? यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया कि यहां पर अलाउ किया जा रहा है परचेज करने के लिए लैंड, अगर कोई यहां पर एक तरीके से जो एक तरीके से परमानेंट रेजिडेंट नहीं है वो यूनियन टेरिटरी में फर्स्ट टाइम अब यहां पर लैंड खरीद सकता है, जो कि अब तक पॉसिबल नहीं था। यानी कि अगर आप लोग भी चाहे तो वहां पर लैंड खरीद सकते हैं। तो यहां पर एक तरीके से ये चीजें पॉसिबल हो पाई जब जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटाया गया, और इसके चलते जो लैंड ट्रांसफर जो रिस्ट्रिक्शन थी वो कहीं ना कहीं यहां पर अब कम होती नजर आ रही है। इससे क्या होगा, जो हमारी कंट्री में जो इंडस्ट्रियल हब हैं, जो खासकर बड़े बड़े ग्रुप हैं, वो जाकर वहां पर इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी यहां पर अच्छे से लेकर आ पाएंगे। तो इस तरीके से एक तरीके से जो लिमिटेशन है वो हट जाएगी, यानी कि इन्वेस्टर यहां पर पहुंचेंगे, सही तरीके से काम कर पाएंगे। इसी के साथ में यहां पर जो बात की जा रही है कि जो लॉ चेंज किया गया यहां पर, इसके पीछे जो लॉजिकल स्टेप है यहां पर बेसिकली उसमें ये देखने को मिलेगा कि एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए, पर्पज के लिए यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी कि बोला गया कि अगर यहां पर एग्रीकल्चर लैंड को कोई खरीदना चाहता है तो वो
नहीं खरीद पाएगा और फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज नहीं कर पाएगा। और अगर ऐसा इसमें कुछ करना भी है तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है उसके हिसाब से यहां पर काम चलेगा। तो ये चीजें यहां पर समझने की कोशिश की गई है। यानी कि गवर्नमेंट जो है वो चाहती है, उसके द्वारा बोला जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट को यहां पर चाहती है काफी अच्छे से इन्वेस्टमेंट हो। इसी के साथ में एडवांस पीस और प्रोग्रेस की बात करती है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। यानी कि गवर्नमेंट का मानना यह है कि अगर बाहर से आके यहां पर इन्वेस्टमेंट होगा, कल को चल के वहां पर मेट्रो ट्रेन चलाई जाती है, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटीज बनाई जाती हैं, तो कई सारे प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं, तो लोगों को जॉब भी मिलेगा। इसी के साथ में वहां पर एक तरीके से लोग प्रोस्पेरस होंगे, तो अच्छी एजुकेशन वहां पर बच्चों को दे पाएंगे, अच्छी हेल्थ के जो इश्यूज हैं वो यहां पर एक तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे, अच्छी हेल्थ मिल पाएगी लोगों को। तो कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिल रही है। तो देखने में सारी चीजें अच्छी अच्छी लग रही हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट काफी अच्छा काम कर रही है। पर लेकिन आप लोग ये सोचिए, अगर जो लोकल जनता है उनके अपोजिट में जाकर काम किया जा रहा है तो कैसा रहेगा। यानी कि जो 3 चीजें यहां पर बोली गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर में, वहां पर वो सारी चीज जो इनके द्वारा काम किए जा रहे हैं उसका एक काफी ह्यूज अपोजिशन देखने को मिलती है, खासकर जो वहां के लोग हैं। ठीक है, यानी कि एक तरीके से काफी लार्ज स्केल पर अपोजिशन निकल कर आती है। इवन जम्मू एंड कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टी भी है वो भी यहां पर इसको अपोजिशन करती नजर आती है। आखिर बेसिक मुद्दा किसके ऊपर है, तो वह लैंड अगर बाहर का कोई लोग अगर खरीद सकते हैं तो जो वहां के जो लोग हैं लोकल वो भी मना करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी भी यहां पर मना करती है। तो एक तरीके से जो जनता है उसको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। तो जनता को कॉन्फिडेंस में लेकर आगे बढ़ना था। फ्री मूवमेंट ऑफ द पीपल की बात की जा रही है। ठीक है, इसी के साथ में यहां पर ये इंटीग्रेट करने की बात की जा रही है इसको नेशनल मार्केट के साथ में। ये सारी चीजें सही है, डेवलपमेंट के लिए आप लोग ये सारे काम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन सबसे जो जरूरी चीज है वह है वहां पर जनता का जो फियर है, जनता का जो कंसर्न है, जनता के माइंड में जो डर है कि बाहर के लोग आएंगे तो हमारी चीजें छिन जाएंगी, यहां से हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। वो चीजें कम से कम आप लोगों को समझनी है, उन चीजों के ऊपर आप लोगों को फोकस देकर चलना है जो आप लोग बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। यानी कि जनता को कॉन्फिडेंस में लीजिए, तो थोड़ा सा काम आप लोग करिएगा तो ज्यादा बेटर तरीके से आप लोग इंप्लीमेंट कर पाएंगे। सेंटर के बारे में अगर बात करते हैं तो यहां पर ये एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि एक तरीके से जो न्यू लैंड लॉ यहां पर लाया गया है, ठीक है, ये अभी आप लोगों को जो देखने को मिल रहे हैं, ये बात की जा रही है कि एक तरीके से प्रॉमिस किया गया था सेफगार्ड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। यानी कि जो लोग वहां पर रहते हैं उनको एक तरीके से उनका जो इंटरेस्ट है उसको सेफगार्ड किया जाएगा, यानी कि उनकी जो जमीनें हैं दूसरों को नहीं दी जाएगी। वो सारी चीजों के बारे में यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी। और इसी के साथ में बोला था लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करेगी, डेमोग्राफी यानी कि जो जनसंख्या है उसको प्रोटेक्ट करेगी, एथनिसिटी यानी कि जो जातीयता है उसको प्रोटेक्ट करेगी, लैंड और जॉब। पर लेकिन ये सारी चीजें टाइम टू टाइम अब यहां पर फेड होती नजर आ रही है। यानी कि ये जिस जैसी बातें बोली गई थी वैसी बातें आप लोगों को यहां पर नहीं देखने को मिलेगी। तो सेंटर के द्वारा यहां पर एक तरीके से अप्रोच किया गया, यहां पर सेंटर के द्वारा जो अप्रोच किया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर को लेकर, उसमें लैक ऑफ ट्रस्ट है, कोई ट्रस्ट नहीं है उसमें कि जनता इनके ऊपर विश्वास कर सके कि ये सही काम यहां पर कर रहे हैं, क्योंकि जनता उनसे कभी कनेक्ट ही नहीं हो पाई, इसलिए ये गलत है। जनता को कनेक्ट करने के बाद में आप लोगों को ऐसे स्टेप उठाने थे। डेवलपमेंट लोगों के लिए कर रहे हैं और लोग उस डेवलपमेंट से खुश नहीं है, तो उस डेवलपमेंट का मतलब क्या है। तो इस तरीके से चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो सेंट्रल पॉलिसी जो है जम्मू एंड कश्मीर के लिए वो यहां पर तब अच्छी होगी जब यहां पर लोगों को पार्टिसिपेट करके चले, यानी कि जनता खुद अपनी गवर्नमेंट चुने वहां पर, उसके बाद में चीजें आगे बढ़े, तो वो चीजें ज्यादा बेटर तरीके से होगी। सेंटर वहां पर चीजें इंप्लीमेंट कर रहा है तो ये डेमोक्रेटिक वे नहीं है, यहां पर एक तरीके से ऑटोक्रेटिक चीजें देखने को मिलेगी, अपने हिसाब से काम किया जा रहा है। जनता के द्वारा चुने गए नुमाइंदे अगर काम करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसीलिए यहां पर कई बार ये बोलते हैं कि राज्य का स्टेटस जो है वो रिस्टोर करो, क्योंकि हमारी कंट्री में जम्मू एंड कश्मीर इकलौता ऐसा राज्य है जिसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया है। आज तक हिस्ट्री में ऐसा नहीं देखने को मिला था। तो चीजें थोड़ी सी इस तरीके से लेके चलनी पड़ेगी ताकि जनता का ट्रस्ट रहे और चीजें ग्राउंड लेवल पर नॉर्मल होती नजर आए। ये जो आर्टिकल है बेसिकली बच्चों को अंडरस्टैंड करने के बारे में बात की जा रही है। बात की जा रही है यहाँ पर डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा, पर लेकिन पहले आप लोग ये बताइए किस किस ने तारे जमीन पर ये मूवी देखी है। ठीक है, तो ये मूवी जो तारे जमीन पर, ये मूवी अगर आप लोगों ने देखी होगी तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो बच्चा रहता है, किस किस ने देखी है, यस या फिर नो, तो आप लोग बताइए। अगर नहीं देखी है तो टाइम निकालकर इस मूवी को देखेगा, कई सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। इससे आप लोग अपने आप को भी थोड़ा समझ पाएंगे। अपने आप को कैसे समझ पाएंगे कि जिस काम में आप लोग का इंटरेस्ट है काफी ज्यादा है वो काम आप लोग करना चाहिए, और जिस काम में आप लोग का दिमाग अच्छे से चलता है वो काम आप लोग करना चाहिए। तो वो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है जो आप लोग लाइफ में इंप्लीमेंट करके चल सकते हैं। ये जो बच्चा रहता है इसको अक्सर समझ में नहीं आते हैं, क्या क्या अक्सर लिखे हुए हैं सामने, वो सारी चीजें इसकी समझ में नहीं आती है। पर लेकिन जब ड्राइंग के बारे में बात करते हैं तो इसका जो देखने का तरीका है वो काफी इंटरेस्टिंग है। तो यहां पर आमिर खान एक टीचर रहते हैं और वो इस चीज को समझ जाते हैं, तो फिर यहां पर ये एक तरीके से ड्राइंग का कंपटीशन कराते हैं। तो इसमें ये बच्चा जो है सबसे बेस्ट परफॉर्म करके यहां पर दिखाता है। तो ये हो गया एक तरीके से
डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम क्या है कि डिसऑर्डर यहां पर देखने को मिलते हैं एक तरीके से आइडेंटिफाई करने में जो स्पीच की साउंड है, ठीक है, जो लर्निंग रिलेटेड टू जो लेटर्स हैं, यानी कि जो शब्द हैं या वर्ड्स हैं, ये उनको नहीं पकड़ पाते हैं, उनको नहीं समझ पाते हैं। तो इसके चलते यहां पर रीडिंग एबिलिटी जो है वो ढंग से नहीं होती है, यानी कि रीडिंग में एक डिसेबिलिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जो ब्रेन का जो प्रोसीजर है लैंग्वेज को एक तरीके से एक्सेप्ट करने वाला, वो इफेक्टेड यहां पर रहता है। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिलती है। पर लेकिन अगर बच्चे के ऊपर काम किया जाए प्रॉपर वे में एक टीचिंग प्रोसीजर के थ्रू, तो इस प्रॉब्लम को हम लोग दूर कर सकते हैं। पर लेकिन वो करेंगे कब? जब हमारी कंट्री में टीचिंग के स्टैंडर्ड को बढ़ाया जाएगा थोड़ा, क्योंकि आज की डेट में अगर टीचिंग का स्टैंडर्ड देखिए हमारी कंट्री में वो अप टू द मार्क नहीं है। अगर टीचिंग स्टैंडर्ड हमारी कंट्री में अच्छा हो, जहां पर बच्चे को एक तरीके से पढ़ाना नहीं है, समझना भी है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस एरिया में है, ये दो ही इंसान कर सकते हैं, एक तो टीचर और दूसरे कर सकते हैं पेरेंट्स। तो अगर ये दो पर्सन यहां पर मिलकर काम करते हैं अच्छे से, तो बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहां पर निकाला जा सकता है। पर लेकिन दोनों के पास टाइम नहीं है आज के डेट में, ना तो पेरेंट्स के पास में और ना ही टीचर्स के पास में। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स की अगर आप लोग बात करते हैं तो कुछ टीचर्स तो ऐसे अलग ही टाइम रहता है, पर लेकिन कुछ ऐसा भी है उनको भी बर्डन डाला जाता है, कई सारे फालतू के काम कराए जाते हैं जिसके लिए अलग से चीजें होनी चाहिए। जैसे जैसे सेंसस की बात आएगी तो वहां पर टीचर को लगा देंगे, ठीक है, जनगणना है, कोई वोटिंग के बारे में बात आ रही है, कुछ और काम किए जा रहे हैं, तो टीचिंग को आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो एक प्रॉपर चीजें होनी चाहिए ताकि बच्चों के लिए अलग से सेशन यहां पर रखा जाए। आप लोगों को याद होगा मैंने एक मूवी टेलीग्राम पर शेयर की थी, उसमें वो एक लेडी रहती है, पहले आर्मी में रहती है, फिर वो छोड़कर एक टीचर बन जाती है उसको। तो उसमें चीजें क्या दिखाई गई हैं कि अगर आप लोग चीजों को ढंग से लेकर चलना चाहते हैं तो चल सकते हैं, और चीजों को काफी अच्छे लेवल पर आप लोग सुधार भी सकते हैं। तो अगर यहां पर टीचर जो है बच्चों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, तभी यहां पर आप लोग उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो ये जरूरी है कि बचपन में ही आप लोगों को बच्चों को थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए, जब बच्चे बढ़ रहे होते हैं, कि वो किस चीज में इंटरेस्ट ले रहे हैं और किस तरीके से उनकी लाइफ चल रही है आगे। तो वो बातें आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। इसी के साथ में इंटरेस्टिंग बात यहां पर एक बोली गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। हमारी कंट्री में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी, पहली 1968 में, दूसरी 1986 में, ये 6/8 को 86 कर दिया, और तीसरी अभी जो एजुकेशन पॉलिसी आई है वो आई है 2020 में। तो यानी कि थर्ड एजुकेशन पॉलिसी में हमारी कंट्री में वो टीचर के इंप्रूवमेंट के बारे में बात की जा रही है और इन सब चीजों पर ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है। तो ये एक अच्छा तरीका होगा अगर इस चीज को हम लोग ढंग से इंप्लीमेंट कर पाते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। अगर क्वेश्चन आप लोगों से बने इसके बारे में तो आप लोग इसको यहां पर लिख सकते हैं। तो पूरे आर्टिकल में यही समझाने की कोशिश की गई कि हम लोग को बच्चों को समझना चाहिए, उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगर वो यहां पर नहीं समझ रहे हैं, इसके पेरेंट्स क्या करते थे, इसके साथ में इसकी पिटाई करते थे, इसके ऊपर गुस्सा रहते थे कि ये पढ़ता नहीं है, क्या ये करना क्या चाह रहा है, लाइफ में क्या हो रहा है, मतलब प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हैं बच्चे की, अपनी चीजें थोपने की कोशिश की जा रही है उस बच्चे के ऊपर। तो ये चीजें आप लोगों को भी थोड़ा सा समझनी पड़ेंगी कि रियलिटी क्या है, एग्जैक्टली वो बच्चा क्या चाहता है, तभी आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। तो इसलिए अगर पेरेंट्स कोई देख रहे हैं वीडियो को, तो बच्चे के ऊपर चीजें थोपना नहीं है, उनसे बातें कर उनकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करनी है, तभी पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के एक अच्छे दोस्त भी बन पाएंगे। तो ये इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। तो मूवी देखना अच्छी लगी थी, मतलब मुझे जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको देखा काफी इंटरेस्ट मेरा आया था। तो आप आई होप कि आप लोग भी इसको एंजॉय कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बात कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, ठीक है। तो मोस्ट सीरियस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रेट, आप लोगों को याद होगा मैंने एक आर्टिकल में डिस्कस किया था इलोन मस्क के बारे में और अलीबाबा, ठीक है। तो एक तरीके से अलीबाबा कंपनी के जो फाउंडर हैं यहां पर जैक मा और इलोन मस्क जो हो गए यहां पर, इन दोनों के बीच में एक डिस्कशन हो रहा था। डिस्कशन जब हो रहा था यहां पर, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी वहां पर एक टॉपिक रखा गया था, इन दोनों के ऊपर जब बात की गई। तो अलीबाबा के जो फाउंडर है जैक मा, उनके द्वारा बोला गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो काफी प्रोडक्टिव है, काफी प्रोग्रेसिव है, और हम लोग इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। आने वाले टाइम में ये काफी बड़ा चेंज लाने वाली है और सोसाइटी को काफी इंप्रूव करने वाली है। नो डाउट जैक मा के द्वारा सारी बातें बिल्कुल सही बोली गई, पर लेकिन जो इलोन मस्क का जो कंसर्न था, वो कंसर्न यहां पर इस आर्टिकल में दिखाया गया है। वो कंसर्न क्या है? वो कंसर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर आप लोगों ने रजनीकांत की जो मूवी है रोबोट, अगर वो देखिए, उसमें जो चिट्टी रहता है, वो चिट्टी अपने अंदर कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज आ जाती है उस चिट्टी के अंदर कि वो अपने आप को अपने आप ठीक कर लेता है। यानी कि एक मशीन जो है उसके अंदर फीलिंग आ जाती है, एक मशीन जो है वो चीजों को समझ पाती है क्या सही है और क्या गलत हो रहा है, और अपने हिसाब से डिसीजन ले लेती है। अगर आप लोग कंप्यूटर में कभी भी आप लोग को ऐड करना है, अगर आप लोग 2+3 करेंगे तो वो हमेशा आप लोग को 5 दिखाएगा। वो 2+3 कभी भी आप लोगों को 9 या फिर 8 या फिर 6 नहीं दिखाएगा, वो 5 दिखाएगा। पर लेकिन अगर यहां पर जो कंप्यूटर है, इंसान क्या है, अगर बच्चे से पूछेंगे 2+3 क्या होता है, अगर उसको छोटा बच्चा है नहीं आता है तो उसको 6 भी बोल सकता है, 7 भी बोल सकता है, उसके अंदर कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, ठीक है। पर लेकिन अगर मशीन में आप लोग देखोगे तो वो सेट कर देगा प्रोग्रामिंग। पर लेकिन अगर मशीन जो है वो अपने हिसाब से काम करने लगे, वो यहां पर अगर उससे कोई ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाए जो आज तक नहीं पूछा गया, उसका भी आंसर वो दे, तो यहां पर इसका मतलब है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लोग को देखने को मिलने लगी है। तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, इसकी डेफिनेशन भी आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा।
आप लोगों को इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम होशियारी इसको बोलते हैं आप लोग हिंदी में। तो कृत्रिम होशियारी जो है ये एक तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं कि एक तरीके से जो एक्शन ऑफ मशीन है, यानी कि जो मशीन का एक ऐसा एक्शन जिसमें जो काम हिस्टोरिकली इंसान अपना इंटेलिजेंस यूज करके करता था, अपना दिमाग यूज करके करता था, अब मशीन वो काम करने लगी है। यानी कि जो काम इंसानों के द्वारा अपना दिमाग यूज करके किया जाता था, अब वो काम मशीन करने लगी है, तो इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो इसी के चलते बोला गया कि आर्टिफिशियल जो कृत्रिम होशियारी है उन मशीनों की कार्रवाई का वर्णन करता है जो कि ऐतिहासिक रूप में मानव बुद्धि का एक तरीके से उपयोग कर की जाती थी, और आज मशीन से वो काम किए जा रहे हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई। ये कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है जिसमें कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। डेटा वगैरह यूज किया जाता है काफी लार्ज स्केल पर। मशीन लर्निंग आप लोगों को देखने को मिलेगी डिफरेंट सिचुएशन में। अगर आज की डेट में आप लोगों की जो फीलिंग होती है, आप लोगों से मैं पूछूं कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, तो अलग अलग बच्चों की अलग अलग रिएक्शन निकल कर आएगी। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को बोलूं, अगर आप लोगों के घर वालों के बारे में कुछ आप लोगों से पूछूं, तो अभी मैंने आप लोगों से क्या मैंने अभी बताता हूं, मैं कमेंट पढ़ रहा था, तो यहां पर एक फैमिली मेंबर के द्वारा कमेंट किया गया कि उनके द्वारा टीचिंग कर अपना मोबाइल खरीदा गया था और उनकी कजन के द्वारा वो मोबाइल तोड़ दिया गया। वो उनको समझाने की कोशिश कर रही थी, उनके गुस्से में आके वो मोबाइल तोड़ दिया। ठीक है, तो यहां पर कई सारे बच्चे ऐसे जिसको मोबाइल जो है फ्री में मिल गया, घर वालों को बोला, घर वालों ने मोबाइल दिला दिया, तो उनके पास में मोबाइल की इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है। उनको लग रहा है कि कल को टूटेगा फिर से घर वाले दिला देंगे, पर लेकिन उस इंसान के लिए एक मोबाइल की इंपॉर्टेंस आप लोग समझिए, जिसने अपने आप खुद से मेहनत कर टीचिंग कर या जैसे तैसे कर एक मोबाइल को अरेंज किया है और उसके बाद में वो काम आगे कर रहे हैं। ठीक है, कई सारे बच्चे ऐसे, एक बच्चे ने बताया कि सर मैंने अभी फिलहाल अपनी जो इंस्टीट्यूशन में जहां पर भी वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, उसकी जो फीस दी गई थी उनके द्वारा, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर उसकी फीस इनके द्वारा इकट्ठी की गई है। तो यहां से आप लोग क्या समझते हैं, यहां से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि पर्टिकुलर पर्सन जो है वो मेहनत कर रहा है। वो ये नहीं बोला कि मेरे पास ये चीजें नहीं है, मैं कैसे करूं। वो रुक नहीं रहा उस चीजों को करने के लिए, वो उसके लिए आगे बढ़ रहा है, यानी कि एक तरीके से वो चीजों को अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अगर कई सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर मेरे पास में मोबाइल नहीं है। ठीक है, देखिए मैं मानता हूं कि ऐसी कंडीशन बन सकती है, पर लेकिन ये पता है मोबाइल नहीं है, फिर उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका सॉल्यूशन देखने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से आप लोग उसको अरेंज कर सकते हैं ताकि आप लोगों की जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू चलती रहे। तो एक तरीके से सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड रखकर आप लोगों को चलना है, मेरा बेसिकली बोलने का मतलब यहां पर ये है। ठीक है, तो यहां पर काफी अच्छा लगा जब मैंने उसको कमेंट को पढ़ा, और उसके नीचे एक बच्चे के द्वारा और कमेंट किया गया, उनके द्वारा बोला गया कि मैं समझ सकता हूं कि हाँ मैंने भी ऐसा ही कुछ किया है। तो जब मेहनत कर आप लोग कोई चीज अचीव करते हैं ना, उसका मजा ही कुछ और आता है यार। वो चीज करके देखिए, आप लोग ऐसी फीलिंग आएगी कि आप लोग एक तरीके से कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं फिर चीजों को लेकर। तो ये चीजें आप लोग कंटिन्यू रखिए। और मैंने एक और पिक्चर शेयर की थी, जो मैंने बताया था आप लोगों को कि एक फैमिली मेंबर है, वो काफी लंबे समय से बच्चों को पढ़ा रहे थे और अब उन्होंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोग भी अपने आसपास वाले एरिया में, जहां मान लीजिए बच्चों को पढ़ाने की फीस 1000 रुपए है, ठीक है, वहां पर आप लोग क्या कर सकते हैं, उनको 500 रुपए में या फिर उनको 200 रुपए में, 300 रुपए में, या फिर अगर और भी ज्यादा लगता है इतने पैसे नहीं दे पाएंगे तो 100 रुपए में आप लोग उनको पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों का जो खर्चा भी थोड़ा सा निकल जाएगा, तो इस तरीके से सामने वाले को भी फायदा हो जाएगा। तो अपनी इंटेलिजेंस का यूज कर आप लोग चीजों कीजिए, तो काफी अच्छा आप लोगों को देखने को मिलेगा। 500 रुपए में भी अगर आप लोग पढ़ाएंगे ना, उसको अगर कहीं 1000 रुपए फीस ले रहा है तो वो बच्चा खुशी खुशी देने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ये सोचिए आज के डेट में, अगर आज की डेट में जैसे आईएएस की फीस अगर इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन आप लोग जाकर करेंगे तो 1,50,000 और 1,60,000 तक फीस आप लोगों से ली जाती है। आप लोग ये समझिए, अगर कोई आप लोगों को ये पूरी जो चीजें हैं कंप्लीट करा दे, आप लोगों की प्रीलिम्स, मेंस, एथिक्स वगैरह ये सारी चीजें, टेस्ट सीरीज में सारी, कोई आप लोगों को 10 से 15,000 रुपए में अगर कंप्लीट करा दे, तो क्या ये अफोर्डेबल चीज नहीं होगी? तो वो पर्टिकुलर पर्सन क्या कर रहा है, वो प्रॉफिट नहीं निकाल रहा है। इसका मतलब वो है कि आप लोगों को चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं, ना कि अपने प्रॉफिट को ले रहा है वहां पर। वरना प्रॉफिट का मतलब होता तो वो भी इसको 1 लाख रख सकता था। तो 15,000 के करीब अगर कोई बंदा आप लोगों से ले रहा है, तो उसमें बहुत सारी चीजें वो इंक्लूड अगर कर रहा है, जैसे टेस्ट सीरीज हो गई, ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हो गई, सॉरी ऑनलाइन कह रहा हूं, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज हो गई, इसके साथ में सारे लेक्चर आप लोगों के पास में हो गए। ठीक है, तो पीछे जो सारी चीजें चल रही है, तो वो एक तरीके से खर्चा निकाल रहा है अपना। तो ये क्या हो गया, आपका भी खर्चा निकलने के बाद में थोड़ा बहुत प्रॉफिट आप लोगों का होगा, तो आप लोग भी अर्निंग कर पाएंगे। और साथ ही साथ में क्या होगा कि एक तरीके से यहां पर जो पर्टिकुलर एरिया में वो एजुकेशन आप लोग प्रोवाइड करा पाएंगे। एक और बच्चे के द्वारा एक काफी अच्छी चीजें शेयर की गई थी, थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं पर लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है चीज आप लोगों से बताना, कि किसान का जो खाना है, सब कहते हैं किसान का खाना जो है वो सस्ता होना चाहिए ताकि लोगों तक खाना पहुंच जाए, पर लेकिन कोई ये नहीं कहता कि किसान के बच्चे को फ्री में पढ़ाना चाहिए। तो देखिए, जितना किसान का खाना सस्ता होना चाहिए उतना एजुकेशन भी सस्ती होनी चाहिए, ताकि हर एक पर्सन जो है उस एजुकेशन को ले सके। ठीक है, अगर कोई बिल्कुल ही एक तरीके से जिसके पास में बिल्कुल ही रिसोर्सेज नहीं है, उसकी एक अलग बात है, वरना आप लोगों को कुछ ना कुछ उसके लिए अरेंज करना चाहिए। ठीक है, तो एक तरीके से ऐसे यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है। तो यहां पर जो बेसिकली मैं समझा रहा था वो क्या था, अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये जो मैं बातें आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं ना,
ये सारी बातें आप लोगों को, कई सारे बच्चों को लगेगा फालतू की बातें होगी, पर लेकिन जो थोड़ा सा समझदार बच्चा होगा वो सारी बातें एथिक्स के पेपर में यूज कर लेगा ये, ठीक है। तो ये आप लोगों को जो बताई जाती हैं बातें, ये आप लोगों को मान लीजिए आप लोगों ने खुद ने फेस नहीं किए हैं, पर लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो ये एथिक्स के पेपर में आप लोग इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। कहीं एजुकेशन के बारे में लिखने के लिए आ सकता है तो वहां पर आप लोग इनको यूज कर सकते हैं। तो ये फालतू की बातें नहीं है जो बोलता हूं, उसके पीछे कोई पर्पज रहता है, ठीक है। जो समझता है वो समझ जाता है, बाकी के तो फिर कमेंट करते हैं सर क्या फालतू में टाइम वेस्ट कर दिया। चलिए कोई नहीं, आप भी समझने लगेंगे आराम आराम से। तो यहां पर बेसिकली बुद्धिमानी का यूज करके जो मशीन काम करने लगे वो आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। और यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि मशीन अपने डिसीजन खुद लेने लगती है, तो सेल्फ लर्निंग पैटर्न में मशीन आ जाती है। तो जब मशीन जो है वो सेल्फ लर्निंग पैटर्न में आ गई, ऐसे क्वेश्चन के भी आंसर दिए जो कभी उससे नहीं पूछे गए, तो इसका मतलब है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और चीजें बढ़ रही हैं। अगर ये मशीन इतने सेल्फ लर्निंग में आ गई कि आज की डेट में इस मशीन को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया, तो यही बात इलोन मस्क के द्वारा वहां पर बोली गई थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के डेट में अगर उस लेवल पर बढ़ जाए तो हमारे लिए थ्रेट हो सकती है। जैसे मोबाइल यूज करेंगे आराम से तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज है, पर लेकिन अगर इसके ऊपर इतना डिपेंडेंट हो जाएंगे, सारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए थ्रेट बन जाएगी। तो वो चीजें आप लोगों को यहां पर समझनी पड़ेगी इसके बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अगर थोड़ी सी बातें और आप लोगों से गुरु जो क्वेश्चन बन चुका है, पहले भी पूछा जा चुका है, ये है जॉन मैकार्थी, ठीक है। ये पर्टिकुलर साइंटिस्ट थे जिनके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की टर्म यूज की गई। और इसी के साथ में यहां पर ये डार्क मथ कॉन्फ्रेंस, ये याद रखिएगा, यहां पर ये कई बार क्वेश्चन इसके बारे में पूछा जा चुका है कि ये कॉन्फ्रेंस किससे रिलेटेड है। तो ये कॉन्फ्रेंस जो डार्क मथ कॉन्फ्रेंस है, ये यहां पर यूएसए में होती है। ये यहां पर ये किससे रिलेटेड है, ये यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, 1956 में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टर्म है वो यूज किया गया था फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो इसके बाद में फिर आगे चीजें बढ़ती रही और हम लोगों ने चीजें, ये बेसिकली इसका पर्पस ये था कि सोशल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहां पर निकाला जा सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो फिर आगे इसमें स्टडी होना स्टार्ट होगी। आज के में अगर बात करें अकॉर्डिंग टू कनाडा कंपनीज के बारे में बात करें, तो यहां पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट है 2019, इंडिया उसमें 9वें नंबर पर है। और अगर बात करें यूएसए, चाइना और यूके, तो ये टॉप लिस्ट में है। तो हमारी कंट्री की पोजीशन क्या है, 9th पोजीशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अगर बात करें सीबीएसई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट यहां पर अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है 9th ग्रेड के अंदर में। आईआईटी हैदराबाद हमारी कंट्री में पहला ऐसा इंस्टीट्यूट बना जिसने बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि बीटेक यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्टार्ट की। और इंडियन एजुकेशन ये फर्स्ट ऐसा इंस्टीट्यूशन है ऐसा करने वाला। अगर बात करें तो वर्ल्ड में तीसरा ये इंस्टीट्यूशन है जो यहां पर कार्नेगी जो मेलकन यूनिवर्सिटी है और मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दोनों यूएसए के अंदर है। इनके द्वारा यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक प्रोवाइड कराई जा रही है। हमारी कंट्री में हैदराबाद इंस्टीट्यूट है। तो ये चीजें अगर इस लेवल पर आगे बढ़ जाती हैं आगे चलकर, तो ये थ्रेट भी हो सकती है हमारे लिए। तो इसलिए हम लोग को इनके लिए कुछ ऑल्टरनेटिव लगाना पड़ेगा। तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप नहीं, सॉरी, इलोन मस्क के द्वारा यहां पर ये बोला गया था कि मैं इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूं कि इंसान के अंदर कोई ऐसी चिपसेट लगाया जा सके कि कल को अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो उसको भी कंट्रोल किया जा सके। तो वो चीजें यहां पर एक नेक्स्ट लेवल की आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से यहां पर चीजों को रेगुलेट कर प्रॉपर पॉलिसीज लेकर आना है ताकि चीजें जो है आउट ऑफ कंट्रोल न हो जाए, ठीक है। तो ये चीजें यहां पर समझाने की कोशिश की गई हैं। आई होप कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो ये चीजें थी जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। आइए अब आज का क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो आंसर आप लोगों को जिसका देना है, कैस्पियन सी के बारे में बात की जा रही है। तो बोला जा रहा है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी है। दूसरा बोला गया कि ये यहां पर बिटवीन यूरोप और एशिया के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, 1, 2 बोथ या फिर नाइदर 1 नो 2? सही आंसर क्या है? अब मेरा आंसर बताने से पहले अपना आंसर दिया कीजिए, अच्छा लगता है इस तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे अगर आप लोग। तो यहां पर अगर आप लोग देखिएगा तो कैस्पियन जो सी है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इधर यूरोप आप लोगों को देखने को मिल जाती है कई सारी कंट्री, इधर आप लोगों को देखने को मिलेगी बेसिकली ये हो गया यहां पर एशिया। तो इसके बीच में आप लोगों को नजर आएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले आते हैं, आसपास वाली कंट्री जरूर देखेगा। ये भी क्वेश्चन आगे पूछा जा सकता है फ्यूचर में, ईरान जो है वो यहां पर कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ के बीच में कौन सी कंट्री है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर मैप के साथ में आप लोग खेलते हैं, मैप को आप लोग टाइम देते हैं, तो ये चीजें आप लोग कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। जैसे हो गई अपनी प्यारी कंट्री, यहां से आप लोग देखिए ये हो गया यहां पर, ये हो गया यहां पर कैस्पियन सी, ठीक है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये था आज का डिस्कशन। अगर आप लोगों ने यहां तक वीडियो को देख लिया है तो आई होप कि आप लोगों को चीजें पसंद आई होगी। तो ही आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करना है और चीजों को शेयर भी नहीं करना है। इसी के साथ में आप लोग यहां पर अपना फीडबैक देकर जरूर जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर आप लोग पीडीएफ सारी जाकर यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जितने भी सारे लेक्चर आज तक मैंने लिए हैं। ट्विटर पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं और इंस्टाग्राम और फेसबुक के भी लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को लगता है और यहां पर आप लोग हैं तो मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ में कुछ भी चीजें आप लोग शेयर यहां पर कर सकते हैं जो कि आप लोगों को लगता है मेरे साथ में अगर डिस्कस करनी है तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो। तब तक के लिए जय हिंद।